हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर इस YouTube चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के पर्पज से ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को 100+, जी हाँ 100+ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अब हम लोगों का मकसद है 200 को छूना। जी हाँ बच्चों, और जब आप 200 को छू लीजिएगा तो निश्चित आप अपने एग्जाम में 100%, जी हाँ 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कैपेसिटी रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज का सेशन जो है काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम्स होगा वह ज्यादातर वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी से होगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग के लिए बिल्कुल बेनिफिट वाला होगा, तो जल्दी से जुड़े। जी हाँ, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं बच्चों कि आज के पीरियड के लिए निश्चित तौर पर आप लोग लाइक करें। जी हाँ मेरे यारों, आप लोग जुड़ने के बाद निश्चित लाइक करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। जी हाँ, और टीचर के लिए बच्चों जब आप लाइक करते हो तो बिल्कुल एक नया जुनून और जज्बा जगता है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहते रहता हूं। जी हाँ, अपने आप में जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि जब आप जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करोगे तो उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा होगा और आपको पढ़ने में भी क्या होगा, मन लगेगा मेरे यार। जी हाँ, और खास तौर पे मैथमेटिक्स। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से जुड़े और फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आइए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 41 से, क्योंकि हम लोगों ने 140 या 140 सॉल्व कर लिया है। आज का हम लोग का जो प्रॉब्लम है वह 41 है। और आप लोग भी कॉपी कलम, जी हाँ कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि आप लोग को भी बनाना है और साथ साथ बनाना है, साथ साथ मैं भी समय दूंगा। तो जल्दी से आप लोग तैयार हों और फिर अपने प्रॉब्लम को बनाएं। चलिए, 41 कहता है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। ओहो, ये यूनिट वेक्टर है बंधु, यूनिट वेक्टर है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ओहो, इसके भी समझते जाना है, क्योंकि बिल्कुल समय कम बचता है भाई। एंगल बिटवीन देम, जहां दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो बताना है भाई, बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर, और इसका क्रॉस जो है वह एक यूनिट वेक्टर होगा। उसके लिए किस शर्त को फॉलो करना होगा? पहला है थीटा होना चाहिए π/4, दूसरा है मेरे यारों थीटा होना चाहिए π/3, एंड तीसरा होना चाहिए थीटा इक्वल टू π/2, एंड चौथा होना चाहिए थीटा बराबर 2π/3। चलिए फटाफट, जी हाँ फटाफट बनाइए और निश्चित तौर पर आप लोग है ना बना के ऑप्शन मारिए। जी हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, जी हाँ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए क्या कह रहा है। पहले प्रॉब्लम को बिल्कुल ग्रिप से जानना होगा, समझना होगा। देखिए, दो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए भी यूनिट वेक्टर है एंड बी भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो मतलब मॉडुलस कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, उसके बाद दोनों के बीच एंगल क्या कह रहा है भाई? तो थीटा है। तो बताइए कि ए क्रॉस बी जो है वह यूनिट वेक्टर होने के लिए एंगल क्या रखना चाहिए? तो बंधु सीधा सा बात है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, है कि नहीं? और इसमें मॉडुलस लगा दीजिएगा तो एन कैप जो होता है वह 1 हो जाता है। चलिए उसको हटा दीजिए। अब देखिए, अब इस क्रॉस को यूनिट वेक्टर होना है, तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि मॉडुलस उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 1 दे दीजिए। अब बताइए, ए का मॉडुलस भी 1 है, बी का भी मॉडुलस 1 है इंटू साइन थीटा। अब बताइए 1 बराबर साइन थीटा,
तो बताइए साइन थीटा बराबर 1 हुआ, क्या डिग्री पर 1 होता है बताइए जल्दी से। 90 डिग्री पर, जी हाँ 90 डिग्री माने π/2, अर्थात थीटा क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री। तो क्लियर हो गया कि अगर ये a क्रॉस b यूनिट वेक्टर होगा उस समय थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो π/2 होना चाहिए। देखिए कितना जल्दी आप लोगों ने, जहाँ ये देखिए थीटा बराबर π/2, जी हाँ ये सी ऑप्शन होगा मेरे यार, सी ऑप्शन होगा, समझ गए जी हाँ। और इसी तरह, जी हाँ इसी तरह कैलकुलेट करके, क्योंकि मैथमेटिक्स में डायरेक्ट आप ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन जो भी आपका आ रहा हो, जो भी आपके दिमाग में हो, जी हाँ अगर आपको उस टॉपिक की थोड़ी भी बहुत भी जानकारी है और उसका आप रिजल्ट आपके मेमोरी में है, तो आप बिल्कुल आराम से जहां ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर का जो मेन रिजल्ट है वह बिल्कुल बार बार रिवाइज करते रहें, तो निश्चित तौर पर आपका ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से इसको बनाएं। आइए, जी हाँ आज जो भी प्रॉब्लम होगा काफी जबरदस्त होगा और साथ साथ है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बेनिफिट होगा भाई, हाँ निश्चित। आइए क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 42, और फटाफट बनाना भी है, जल्दी जल्दी बनाना भी है। इफ थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल किसके बीच, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा भाई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बिल्कुल। then mod of vector a dot vector b equal to mod of vector a क्रॉस वेक्टर b, दोनों मॉडुलस इक्वल है भाई, अर्थात डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस और क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल है। ये इक्वल होगा कब, जब थीटा क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है, थीटा क्या होना चाहिए जो इक्वल हो जाए। जी हाँ थीटा पहला ऑप्शन 0 डिग्री दिया है, दूसरा π/4, तीसरा आपका π/2 एंड चौथा आपका पाई। अब आपको बताना है, बोलिए क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। ये दोनों के बीच, ये देखिए ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है एंगल थीटा है, तो बताना है किस वक्त क्या एंगल थीटा का मान हो, थीटा का क्या मान हो जिससे कि डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस एंड क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे कि ट्रिगोमेट्री में देखे होंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू किस एंगल पर बराबर हो जाए, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाता है। उसी तरह यहां भी आपको है ना देखना है, तो चलिए देखते हैं। मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। मैं क्या बार बार बोलता हूं, बस आपको अपने कंसेप्ट का यूज करना है, तुरंत बन जाएगा। ए डॉट बी क्या होता है भाई, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, उसका मॉड है ना। यहां बताओ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर मॉड। अब ये बताइए मॉड ऑफ ए का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ ए ही होगा ना, मॉड ऑफ बी का मॉड यही होगा, कॉस थीटा का मॉड कॉस थीटा होगा। बताइए ये मॉड ऑफ ए होगा, मॉड ऑफ बी का मॉडुलस बी होगा, साइन थीटा और एन कैप का मॉडुलस क्या होगा 1 हो जाएगा ना। अब बताइए ये और ये कैंसिल, अरे यार सही में आप फिर तो वहीं पहुंच गए। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए बताइए, थीटा किस डिग्री पर बराबर होता है, तो 45 का मतलब π/4।
जी हाँ, अर्थात 45 डिग्री पर यहां भी डॉट का मॉडुलस एंड क्रॉस का मॉडुलस इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन दीजिएगा? तो बी ऑप्शन दीजिएगा, है ना। और दूसरा इस तरह से भी निकाल सकते हैं भाई। अच्छा, इसको यहां बट्टे में ले आएंगे तो टेन थीटा हो जाएगा ना, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर ऐसे भी 45 डिग्री माना π/4। क्लियर? ऐसे भी आपके कंसेप्ट में है कि दो ट्रिगोमेट्रिकल साइन और कॉस बराबर किस जगह होता है भाई? तो 45 डिग्री पर, है ना। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हां, आज हम लोगों का बिल्कुल होनहार सब प्रॉब्लम होगा। जी हां, होनहार। आइए देखते हैं। जी हाँ, 43। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 43। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाएं। 43 देखिए क्या कहता है। कहता है इफ थीटा, थीटा नहीं है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। जी हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जी हां, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो बताना है फर्स्ट ऑप्शन है भाई कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन कहता है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ओके, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाई कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। और डी ऑप्शन कह रहा है भाई अगर आपको कुछ नहीं मिले तो नन ऑफ दीज दे दीजिए। अगर कुछ मिल गया तो फिर तो है ना, देना है जवाब। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त सब क्वेश्चन वेक्टर का मिल रहा है। जी हाँ, और आपके एग्जामिनेशन में भी मिल सकता है। जी हाँ, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दिया हुआ है ना बंधु। अब देखिए गौर कीजिएगा, इससे इस डॉट प्रोडक्ट से आप कुछ रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो चलिए निकालते हैं। इसको राइट साइड आनिए, लाइए। ए डॉट बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो 0 हो जाएगा, है ना। राइट साइड उठा के लेके आए। अब बताइए दोनों में लेफ्ट साइड जो है, ध्यान रखना है कि लेफ्ट है कि राइट है, ये ध्यान देना। दोनों सेम साइड होना चाहिए वेक्टर में। जैसे वेक्टर ए लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट में कौन है? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कॉमन ले लीजिए, डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही होता है, ए डॉट बी ए डॉट सी, है ना। चलिए अब बताइए अब इससे क्या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु ये देखिए, इन दोनों का डॉट 0, डॉट माने मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए बराबर क्या हो सकता है? तो 0 वेक्टर हो सकता है। 0 मतलब 0 वेक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, मतलब ये हो गया कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात हो जाएगी भाई, 2 वेक्टर का डॉट माने ए डॉट बी अगर 0 होता है तो आपको पता है कि एंगल इसके बीच क्या डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि ए एंड बी माइनस सी के बीच कितना डिग्री बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी से 3 तरह का रिजल्ट बना। या तो ये भी हो सकता है वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर 0, मतलब वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। और तीसरा क्या हो सकता है? इस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये 3 तरह का रिजल्ट दे सकता है। चलिए फिर तो अब आपको दूसरा भी देखना होगा ना, क्योंकि इसी प्रॉब्लम में ये भी है, इस शर्त को भी फॉलो करना होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये क्या रिजल्ट, और जो दोनों में कॉमन रिजल्ट होगा उसी को ना फॉलो करेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही रिजल्ट को देखकर ऑप्शन मार देंगे, तब तो गड़बड़ आ जाएगा आपका। जी हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, अब बताइए इसमें भी राइट साइड लाइए। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर कितना? 0।
जीरो। अब देखिए लेफ्ट साइड ए है वेक्टर ए, इसका भी लेफ्ट साइड वेक्टर ए है, तो चलिए ए वेक्टर ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर जीरो। तो मेरे यार एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, देखो बंधु एक चीज जरूर याद रखिए, ये जो हमने कॉमन लिया इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है, कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखिए ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कर सकते हैं ना, जा। अब बताइए अब इससे क्या सब रिजल्ट आपको मालूम होगा, तो भैया वेक्टर ए बराबर जीरो हो वेक्टर हो सकता है, और दूसरा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर जीरो वेक्टर, अर्थात वेक्टर बी माइनस इक्वल टू वेक्टर सी हो जाएगा ना। और तीसरा एक और चीज हो सकता है, इन दोनों का जो क्रॉस है वह जीरो होना यह साबित करता है कि इसके बीच में 0 डिग्री है, मतलब यहां था 90 डिग्री, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, यही ना। और यहां बता रहा है, जरा गौर कीजिएगा, कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब दोनों रिजल्ट को मिला के देख लीजिए कि कौन सा आपका रिजल्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला दे रहा है कि पहला रिजल्ट इसमें आया था वेक्टर ए बराबर जीरो, क्या दूसरे में वो आया, क्या बिल्कुल आया, इसका मतलब है ये सही है, अर्थात आपका पहला ये बात तो होगा वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा, जो दोनों में हो, क्योंकि दोनों को ना सेटिस्फाई करना है। अच्छा, जैसे दो मित्र साथ जा रहे हो, दो मित्र साथ मार्केट जा रहे हो और आप कुछ खरीदे, जी हाँ, खाने के लिए कुछ खरीदे, नाश्ता आप करने के लिए कुछ खरीदे, तो ये बताओ कि सिर्फ अपने लिए कि अपने मित्र के साथ भी जा रहे हो तो मित्रों को भी खिलाओगे ना, अकेले तो नहीं खाओगे। तो वही चीज है, ये दोनों रिजल्ट दिया है तो दोनों को ना सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए वही देखेंगे, आइए फिर दूसरा देखिए, दूसरा रिजल्ट बता रहा है फर्स्ट में एक वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, यहां देखिए तो और इसमें भी है, इसका मतलब यह भी रिजल्ट आपका क्या है, सही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा में देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस सी के बीच 90 डिग्री बन रहा है, और यहां देखिए यहां कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस सी के बीच 0 डिग्री बन रहा है, ये तो संभव नहीं है। एक जगह 90 डिग्री और एक जगह क्या कह रहा है पैरेलल, तो ये आपका दोनों जगह डिफरेंट हो गया, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, किसी एक को सेटिस्फाई कर सकता है बट दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए वो वाला रिजल्ट नहीं यूज होगा। अर्थात देख लो अब कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए सब कुछ दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया था वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये तो हमारा सही है, और ये भी वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ देखिए वेक्टर, यहाँ बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी माइनस सी, अगर कोई एक रिजल्ट को करेगा तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन में वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी, ये भी दिखा रहा है फर्स्ट रिजल्ट में, ये भी सही हो जाएगा। तो बताइए तब तो सब ऑप्शन सही हो गया ना? नहीं बच्चों, सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो बच्चों ए ऑप्शन हुआ। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको है ना नोट करें, और फिर जहाँ फिर हम लोग आगे बढ़े अच्छे प्रॉब्लम में। जी हाँ, आइए अब हम लोग 44, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 देखें। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, क्या कह रहा है भाई? कहता है एंगल बिटवीन, जी हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर बतानी है, बहुत आसान है, आप लोग भी जल्दी से जवाब दे देंगे। एंगल बिटवीन द वेक्टर, जी हाँ वेक्टर, जल्दी से जवाब दें, आपके पास 10 सेकंड है। 2i प्लस 3j प्लस के, जी हाँ 2i प्लस 3j प्लस के, एंड
एंड ये बताइए 2i माइनस जे माइनस के, जी हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है 0। जल्दी से बताइए, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, इसको तुरंत डॉट करना चाहिए। ये देखिए इसको आप ए समझें वेक्टर ए और इसको आप क्या समझें वेक्टर बी, ठीक है, और दोनों को डॉट करके जहां ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी बताओ ए डॉट बी कैसे निकालते हो भाई। तो भैया a1 b1, a2 b2, a3 b3, माना 2 गुना 1, सॉरी 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना -1 प्लस 1 गुना -1। देखिए बताइए कितना, 2 दूनी 4 -3 -1, अरे भैया 0। अरे देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है 90 डिग्री होना। बताइए 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है भाई। तो ये ऑप्शन है, मैंने बोला था ना, बिल्कुल जल्दी आप जवाब दे पाइएगा। चलिए 45, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 45। अब कहता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 वेक्टर है, तो बताना है वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर होल स्क्वायर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से क्या हो सकता है। देखिए बंधु a डॉट बी आपको पता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है और उस पर क्या है होल स्क्वायर है। ये बताओ प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप पर होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब बताओ ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप पर स्क्वायर 1 हो जाता है भाई। अब बताइए दोनों में मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता ही है 1 हो जाएगा। अब बताइए इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपल, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। समझ गए, जी हाँ समझ गए, जी हाँ। चलिए 46, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों 46 हम लोग देखें, 46 देखें। कहता है इफ 2i प्लस जे प्लस के 6i माइनस जे प्लस 2k एंड 14i माइनस 5j प्लस 4k। आप लोग कलम कॉपी लेके तैयार हैं ना, जल्दी से जवाब दें। आर रिस्पेक्टिवली द पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, जी हाँ पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, जी हाँ ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी। जी हाँ, तो बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है क्या यह कॉलिनियर है बंधु, क्या यह कॉलिनियर है। जी हाँ, कॉलिनियर को क्या कहते थे, संरेख। संरेख माने एक रेखा में, जी हाँ एक रेखा में। दूसरा कहता है नन कॉलिनियर, नन कॉलिनियर मतलब असंरेख, मतलब संरेख नहीं है मेरे यारों, जी हाँ। और तीसरा ऑप्शन है कि वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी ए, जी हाँ। और चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें बच्चों, क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से जवाब दें इसमें। देखिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। ए बी सी ये 3 पॉइंट है बंधु,
ए बी सी, है ना। अब यहां देखना है कि एक रेखा में है कि नहीं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी कैसे निकालते थे, ओ बी माइनस ओ ए। जी हाँ, हमेशा याद रखना, ए बी वेक्टर निकालना है सेकेंड वेक्टर, सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए। देखिए बी माइनस ए घटाइए, 6 में 2 गया 4, ठीक है। माइनस जे में माइनस जे माने माइनस 2j। अच्छा 2k में माइनस के कितना हो गया, प्लस के। क्लियर, 2k में के गया, कितना बचा, माइनस प्लस के। ओके, अब चलिए फिर निकालिए बीसी, वेक्टर बीसी। देखिए वेक्टर बीसी बराबर ओसी माइनस ओबी, नहीं सेकेंड माइनस फर्स्ट, ऐसा ही होता ना। तो बताइए सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या होगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, अरे माइनस 5 माइनस माइनस जे कितना हो जाएगा भाई 4j, कितना हो जाएगा माइनस 4j। जी हाँ माइनस 4j, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2k। अरे कुछ तो लगता है मिलता जुलता है जी। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2i, सॉरी 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बचेगा जी, 4 बचेगा ना, माइनस 2i, सॉरी 4i माइनस 2j प्लस के, 2 ले लिया तो। अरे ये तो डायरेक्ट ए बी दिख रहा है जी, ए बी वेक्टर दिख रहा है। देखिए क्या बात है, इसका मतलब है कि बी सी वेक्टर पैरेलल है किसके, ए बी के। जी हाँ, इस रिश्ते में जब बी सी इक्वल टू एक्स ए बी वेक्टर हो जाए तो मतलब पैरेलल हो गया। और एक बात जान लीजिए, ये अगर पैरेलल है और साथ साथ एक चीज गौर कीजिएगा, ये देखिए बी दोनों का कॉमन पॉइंट है, एक जैसा पॉइंट है, एक पॉइंट है बी दोनों में कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब है कॉलिनियर है भाई, कॉलिनियर है। क्योंकि पैरेलल और कॉमन पॉइंट दिख जाए, पैरेलल एक लाइन है ना, और साथ साथ पैरेलल है और कॉमन पॉइंट दिख गया तो एक लाइन हो गया, इसका मतलब है यह कॉलिनियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। जी हाँ, और दूसरा मैं बता दूं कि ये तो एक इस तरह से भी देख सकते हैं और दूसरा ये भी देखा जाता है, मॉडुलस ए बी प्लस मॉडुलस बी सी बराबर किसके, मॉडुलस ए सी। जी हाँ, दोनों कंसेप्ट से आप देख सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव है तो हम लोगों को ज्यादा समय तो रहता नहीं है फटाफट बनाने का। जी हाँ, देरी ना करने का भाई, देरी ना करने का। चलिए आइए 47, जी हाँ अब आपके सामने देखे 47 आ गया भाई, 47 ये देखिए क्या कहता है। अरे भैया ए का मॉडुलस √26 है, बी का मॉडुलस 7 है एंड ए क्रॉस बी का मॉडुलस 35 है। तो बताइए कि बंधु ए डॉट बी, अरे भैया बहुत जबरदस्त बात है। अरे एक भाई जी को दे दिया है, दूसरा भाई जी निकालने के लिए कर रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालना है। कौन भारी बात है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं भाई, क्योंकि सिर्फ आपको किसकी जरूरत है भाई, तो एंगल की। तो ये बंधु बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, इसी के लिए तो मॉडुलस दिया जाता है क्रॉस में। ये देखिए 35। अब बताइए ए का मॉडुलस कितना, √26, बी का मॉडुलस 7 साइन थीटा। अरे बंधु क्रॉस नहीं समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो गया, सिंपल है। चलिए साइन थीटा बराबर कितना, 35/7 गुना √26, 7 5 35, इसका मतलब 5/√26 हो गया। तो ये साइन थीटा निकला, जबकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों कोस थीटा का। तो साइन थीटा को कन्वर्ट करना होगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब √1 - 25/26, इसका मतलब है 26 - 25 1/25, मतलब 1/√26। कितना हो गया कोस थीटा का मान, 1/√26। अब देखिए यहीं रख दीजिए, रूट मॉडुलस ए का मान √26 मॉडुलस ए का मान कितना, √26, ठीक है। मॉड बी का मान 7 और cos थीटा का मान 1/√26। ये कट गया तो कितना बच गया, 7। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, जी हाँ, देखा आपने, मजेदार सवाल था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें। जी हाँ 48
आइए 48, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इफ O इज द ओरिजिन एंड OP वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। O ओरिजिन है भाई, है ना। अच्छा OQ जो है, OQ मतलब Q का पोजीशन वेक्टर, जब भी किसी पॉइंट को O के साथ ओरिजिन के साथ जोड़ा जाए तो समझा जाएगा और पोजीशन वेक्टर। क्या समझते हैं भाई? पोजीशन वेक्टर। तो बताना है कि वेक्टर PQ कितना होगा। अरे यार, इसके लिए भी हम लोगों को इतना मेहनत करना होगा? बिल्कुल नहीं। वेक्टर PQ जो है, क्या बताए थे? सेकेंड का पोजीशन वेक्टर, जो सेकेंड पॉइंट बैठा हुआ है Q है, तो Q का पहले और P का बाद में। याद रखना, सेकेंड को पहले और फर्स्ट को बाद में। बस इसमें घटा के लिख दीजिए। 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 1 और -3 प्लस 4 मतलब प्लस के। अब बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई? बिल्कुल आप भी जवाब फटाफट दे देते हैं बच्चों, है ना। ऑप्शन डी लग रहा है। नहीं, चलिए बहुत अच्छा। 49, जी हाँ। अब आइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। जी हाँ, चलिए ये अब दोनों का सवाल होने लगा है, मतलब वेक्टर एंड 3D दोनों। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, जी हाँ, डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। डायरेक्शन कोसाइन 3i माइनस 4j प्लस 12k, जी हाँ, कौन सा होगा? तो मेरे यार ऑप्शन तो आपके सामने है, फटाफट बता सकते हैं। ये आपका A हुआ 3, B हुआ -4 और C हुआ 12, ठीक है। और डायरेक्शन को साइन बताना है, सबसे पहले तीनों का स्क्वायर करके मॉडुलस निकाल लीजिए। 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बोलिए 16 9 25 बराबर है 44 से 169 मतलब 13 हो जाएगा। अब तो लिख दीजिए ना, बस खाली ये जो कोफिशिएंट है इसमें मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। तो 3/13 -4/13 और 12/13। देखिए तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी लग रहा है ना। बिल्कुल ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। चलिए जी हाँ, फटाफट बनाने का प्रयास करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 में प्रवेश कर गए। जी हाँ, और 50 ही नहीं 150। जी हाँ, 150 हम लोग मार चुके हैं। अब I क्रॉस J प्लस J क्रॉस के और इसके पहले J क्रॉस से करना है भाई प्लस, फिर चलिए K क्रॉस I। अच्छा, इसका रिजल्ट बतानी है, यही ना। बिल्कुल आसानी से बना लेंगे भाई। एक बात बताइए, आप एक बगल में सर्किल जरूर बनाइए। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो सर्किल बना लीजिए और उसमें I J एंड K को बैठाइए। I J K, जी एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव देना है और क्लॉकवाइज में निगेटिव देना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे I क्रॉस J हुआ तो इसका प्लस के लिख दीजिए, J क्रॉस K हुआ तो प्लस I लिख दीजिए, K क्रॉस I हुआ तो प्लस J लिख दीजिए। और जैसे ही उल्टा घूमिए, मैंने क्लॉकवाइज घूमिए, निगेटिव खाली डालना है, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए I, अब बताइए I क्रॉस J, देखिए ध्यान दीजिए I क्रॉस J, देखिए उल्टा घुमा है ना, इसका मतलब -J हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए J क्रॉस K, यहाँ देखना है J क्रॉस K, देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। J क्रॉस K क्या हो जाएगा? प्लस I, है ना। J क्रॉस K, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देना है। J क्रॉस K, देखिए J क्रॉस K आपका J क्रॉस K है, J क्रॉस K क्या हो जाएगा? प्लस I, है ना, प्लस I हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा I क्रॉस J, सॉरी हम मिस्टेक कर गए। I क्रॉस J कहाँ है भाई? I क्रॉस J तो ये तो आपका प्लस ही होगा ना, कहे कि ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं। और K होगा, क्या होगा भाई? यहाँ ध्यान दीजिए I क्रॉस J किस दुनिया में है भाई? I क्रॉस J क्या होगा? प्लस K। अच्छा J क्रॉस K, देखिए J क्रॉस K प्लस I, अच्छा K। अब देखिए K क्रॉस I, ध्यान दीजिएगा K क्रॉस I, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस J। क्लियर है? अब चलिए यहाँ से बताइए, ध्यान देना है, खाली थोड़ा कंसंट्रेट करना है भाई। अब बताओ I क्रॉस K कैसे चल रहा है? I क्रॉस K ये तो उल्टा चलने लगा,
है ना, माइनस जे लिख देंगे इसके जगह पे। अच्छा जे क्रॉस आई, चलिए जे क्रॉस आई देखिए क्लॉकवाइज माइनस के, है ना, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देखिए, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देखिए क्या होगा, माइनस आई, माइनस आई, जी हाँ, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो जे प्लस के प्लस आई। देखिए तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, बिल्कुल ऑप्शन डी लग रहा होगा, जी हाँ ऑप्शन डी, है ना, जी हाँ। तो इस तरह से हम लोग 50, जी हाँ 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भाई। चलिए आइए चलिए, जी हाँ अब आते हैं हम लोग 51, जी हाँ 51। चलिए 51 देखें क्या कहता है, काफी मजेदार प्रॉब्लम मिलने जा रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, अच्छा अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई। अरे बंधु एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बताना है, कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है x बराबर 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है y बराबर 0, और ऑप्शन सी दिया हुआ है x बराबर k, और डी ऑप्शन दिया है z बराबर 0। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। जहां आपने बिल्कुल पढ़ा है भाई, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन ये हुआ जिसमें z 0 होता है भाई, जिसमें z किसी भी जगह जाओगे तो z 0 होगा। वाई जेड प्लेन में क्या 0 होगा बताओ, x 0, मतलब जो नहीं है वही 0 ना होगा जी। और जेड एक्स प्लेन में y 0, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, तो z इक्वल टू 0। जल्दी से ऑप्शन मारे, जल्दी से ऑप्शन मारे, जी हाँ ये ऑप्शन डी हुआ आपका, ये ऑप्शन डी हुआ, जी हाँ क्लियर है। चलिए 52 फटाफट बनाए, बहुत जल्दी जल्दी बनाए भाई। चलिए 52 क्या कहता है, 52 कहता है डायरेक्शन कोसाइन, जी हाँ डायरेक्शन कोसाइन बताना है किसका, ऑफ वाई एक्सिस का। अरे बंधु डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 0 1 0, जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0 1 0, सेकेंड ऑप्शन है भाई 0 0 1, और थर्ड ऑप्शन है भाई 1 0 0। जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी आया था। बताइए डायरेक्शन कोसाइन बताना है वाई एक्सिस का, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, है ना। रे बंधु ये बात जान लो, एक्स एक्सिस में सिर्फ x होता है, y z 0 होता है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है। y एक्सिस का 0 1 0 क्योंकि y होता है सिर्फ, z एक्सिस का सिर्फ z होता है, x y 0 होता है ना। तो जी हाँ अब तुम ही बता दो y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, बताइए 0 1 0, कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, ऑप्शन ए। जहां तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर x है तो x 1 होगा, y z 0 होगा, y है y एक्सिस, इसका मतलब है x एंड z 0 होगा, y 1 होगा, है ना। और मैं बता दूं डायरेक्शन कोसाइन पूछे या डायरेक्शन रेशियो, है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस का तीनों सेम ही होता है, और निश्चित पूछेगा बच्चों, ये 100% की गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं भाई। जी हाँ अब कहता है इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन, माने लाइन का है भाई, तो बताना है कि इस तीनों में किस तरह का रिश्ता होगा। बच्चे ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको बताना है भाई। क्या तीनों का जोड़ 1 होगा, जल्दी से बताओ, क्या तीनों पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये भी बताओ। ये ऑप्शन हो सकता है, क्या रूट करने पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, जहां 1 नहीं 0, और चौथा अगर कोई भी ऑप्शन नहीं लगे तो नन। तो हमको तो पहले से ऑप्शन नजर आ गया और आपको भी नजर आ गया होगा
कि तीनों पर स्क्वायर करने पर जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 होता है, स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा कंसेप्ट, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको 100%, जी हाँ, आपको टॉपर बनना है तो निश्चित हर चैप्टर का, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर का जो रिजल्ट है उसको आप एक जगह एकत्रित कर लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल आसानी से होगा और साथ साथ शॉर्ट भी बनेगा। और लॉन्ग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा, जी हाँ, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस इतना ही करिएगा तो निश्चित आप 90+, जी हाँ 90+ ही नहीं, 100 लाने की कैपेसिटी आप रखते हो, है ना, 100 लाने की कैपेसिटी रखते हो बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 54, जी हाँ 54, अब हम लोग प्रवेश करें। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहता है। अब हम लोग 3D में प्रवेश कर चुके हैं वेक्टर से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जी हाँ दूरी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और पॉइंट है -3, 4 and 5, -3, 4 and 5 फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा इज क्या होगा, अरे बंधु एक पॉइंट है ऑरिजिन है तो 0 0 0, और दूसरा पॉइंट आपका जो है -3, 4 और 5 है, तो बताना है दूरी क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, x2 - x1 मतलब -3 - 0 क्या होगा, -3 और उस पर स्क्वायर, अब 4 - 0 4 पर स्क्वायर, 5 - 0 5 पर स्क्वायर, और रूट ओवर कर दो बस। 3 3 9, 4 4 16, 5 25, ये कितना हो जाएगा 50, 50 को 25 दूनी 50 मन 5√2 है ऑप्शन। तो जी हाँ 5√2 आपका बी ऑप्शन हुआ, 5√2, जी हाँ समझ रहे हैं, जी हाँ। 55, चलिए 55 बनाए द इक्वेशन। ये सब सिंपल प्रॉब्लम है भाई, सिंपल प्रॉब्लम बिल्कुल आप बना लोगे, ये मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं भी डायरेक्ट बना देता हूं भाई। कहता स्ट्रेट लाइन है आपके, जी हाँ आपके कंसेप्ट पर जरा सा संदेह नहीं है मेरे यार, है ना, जी हाँ बिल्कुल संदेह नहीं है। और आप लोग भी पूर्ण मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, जी हाँ, क्योंकि जो मेहनत का पुजारी होता है, जो हार्ड लेबर करने का पुजारी होता है, उसकी सफलता बिल्कुल शोर मचाती है और आपकी सफलता शोर मचाएगी। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 2 3 4, सेकेंड ऑप्शन 4/9, 1/3, 2/9, थर्ड ऑप्शन 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29, एंड डी ऑप्शन है 1 - 2 and 1 -1। जल्दी से बताइए, इसमें कुछ देरी नहीं करना है भाई। इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओह अच्छा, मेन चीज लिखा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो बतानी है आपको डायरेक्शन कोसाइन बतानी है, क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन बतानी है भाई, क्या होगा। तो मेरे यारों, ये जो x - x1/L देखते हो, y - y1/m और z - z1/n, ये क्या है, ये बंधु डायरेक्शन रेशियो है ना। A आपका 2, B आपका 3 और C आपका 4, ये डायरेक्शन रेशियो हुआ, और इसी से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। तो कहिएगा सर आप कैसे पहचाने, रे बंधु इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़िए, क्या 1 होता है। अगर 1 हो गया तो डायरेक्शन, ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर 1 नहीं हुआ तो डायरेक्शन रेशियो और 1 हो जाए तो इसका मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। जहां दोनों में मात्र इतना सा ही डिफरेंस है, इसलिए ये मेमोरी में रखें। ये देखिए स्क्वायर का सम, अगर 1 नहीं हुआ डायरेक्शन रेशियो, और स्क्वायर का सम, जी हाँ अगर 1 हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइन।
चलिए, ये तो जान रहे हैं कि स्क्वायर का सम 1 होने वाला नहीं है, तो इससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? फिर क्या करते हैं, मॉडुलस निकालिए इसका, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 चौके 16, 9 25, 4 29, जी हाँ रूट 29। अब वो खाली डिवाइड कीजिए, 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29 एंड 4 बाय रूट 29। देखिए कोई ऑप्शन है क्या? 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29, बिल्कुल बिल्कुल 4 बाय रूट 29, ऑप्शन सी दिख रहा है। जी हाँ, जब आप बनाओगे तो आपको ऑप्शन अपने आप दिखेगा भाई, ऑप्शन अपने आप दिखेगा। आइए, जी हाँ 56 और ये सब जो प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल गारंटी के साथ आने का चांस है भाई। तो आप लोग इस पर जरूर मेहनत करेंगे। जी हाँ, चलिए 56 अब देखते हैं। कहता है ए लाइन पासिंग थ्रू, जी हाँ पास कर रहा है भाई, पासिंग थ्रू ए लाइन पासिंग थ्रू किससे भैया, 2 - 1 3 एंड पासिंग थ्रू 2 - 1 and 3 has the direction ratio 3 - 1 2। तो बताना है देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जल्दी से बताइए। x + 2/3 = y - 1/। देखो बंधु, ये तो सीधा सा बात है, आप लोग तुरंत जवाब दे दोगे। भैया एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस बिंदु से पास करता है, ये बिंदु 2 - 1 और 3, और दूसरा इसका डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, 3 - 1 and 2। तो इक्वेशन क्या होता है बताओ, x - x1/l, y - y1/m और z - z1/n, यही होता है ना भाई, यही होता है ना। तो इसमें बैठा दीजिए खाली, x - x1 क्या है 2 और l हो गया 3। ये l m और n ये ऐसा नहीं समझे कि डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो भी ये चल सकता है भाई। y -1 तो प्लस हो जाएगा -1, z -3, देखिए ये पॉइंट हुआ और ये आपको घटाना है भाई, और नीचे में डिवाइड में ये लिखना है। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन, x - 2/3, y + 1/-1 और z - 3/2, बिल्कुल ऑप्शन बी। जी हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन भी रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ ऑप्शन रटने से काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ 57, अब बताइए द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर माना लंब की लंबाई कहां से बंधु, अरे भैया आकाश से गिरा तो खजूर पे अटका, है ना। जी हाँ, अर्थात एक पॉइंट है उससे आपको लंब की लंबाई चाहिए, और किस पर चाहिए बंधु, टू द प्लेन। यही जो मैंने कहा अभी, आकाश से गिरा तो कहां अटका भाई, अरे बंधु खजूर पे अटका नहीं। चलिए इसका ऑप्शन है भाई, चलिए 0, दूसरा ऑप्शन है 2√3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 एंड चौथा ऑप्शन है 2। जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, और कहां से गिरा है भाई, तो भैया ये देखिए ये बिंदु है आपका गिरने वाला, कौन सा, 0 - 1 and 3। अब प्लेन है ये देखिए, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x + y - 2z + 1 = 0। देखिए यहां से आपको लंब गिराना है भाई। चलिए इस पॉइंट से लंब गिराना है और आपको जो है इसकी लंबाई बतानी है, तो बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान। एक मॉडुलस दे दीजिए, क्योंकि यह निगेटिव बर्दाश्त नहीं करता है, लंबाई जो है, लंब जो है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब चलिए ये पॉइंट XYZ के
पर रखते जाइए। जैसे देखिए x के जगह पे 0 रखिए, देखिए ध्यान दीजिए, 2 गुना 0 -1 रखिए y के जगह पे, और z के जगह पे क्या रखिए भैया 3 और +1, माने सब कुछ रख दीजिए। ये जहां से आप बिंदु से गिरा रहे हैं वह बिंदु x y z के पर रख दीजिए। किसके? प्लेन के। प्लेन है ना, प्लेन का इक्वेशन, इसके x के जगह पे 0, y के जगह पे -1 और z के जगह पे 3 अब +1। अब बाय रूट ओवर ये जो x y z का कोफिशिएंट है इस पर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, मतलब 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं? ऊपर में जो है x y z के प्लेस पर आप बैठा दे पॉइंट, और उसके बाद नीचे में मॉडुलस निकाल दें कोफिशिएंट का। बताइए, ये बंधु 0, ये -0 -1 -6 +1 बाय 2 दूनी 4 4 4 8 1 9 √9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचा -6 बटे 3, 9 का √3 हो जाएगा ना। -6 का अगर कटाएंगे तो 3 दूनी 6 -2 हो गया, बट मॉडुलस से जैसे बाहर आएगा क्या आएगा? +2, तो +2 जो ऑप्शन होगा मार देना है। तो जी हाँ, याद रखिएगा बंधु, देखिए अगर कोई भी पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा, इस पॉइंट से आपको किसी प्लेन पर लंब गिराना है और उस लंब का लंबाई चाहिए, और इस प्लेन का इक्वेशन भी तो होगा दिया हुआ, या तभी कुछ करेंगे ना, +d = 0। तो आप कुछ नहीं कीजिए, x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे बीटा एंड z के जगह पे गामा रख दीजिए, और नीचे में जो है √a² + b² + c² निकाल दीजिए। यही रिजल्ट आपको क्या देगा? लंब की लंबाई देगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब आइए 58, जी हाँ 58, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स, जी हाँ, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 N1, एक ठो लाइन का, और दूसरा लाइन का L2 M2 एंड N2 है। तो बताना है कि यदि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो तो किस शर्त को फॉलो करेगा? अरे ये तो हम लोगों को बहुत पहले पता था। नहीं, पहले पता था क्या होना चाहिए रे बंधु? ये देखो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 दोनों को गुना करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 होना चाहिए, ये जान लीजिए। परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर के लिए हुआ, L1 परपेंडिकुलर टू L2, याद रखना 3D में बार बार होगा। अगर पैरेलल होता तो रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब L1/L2 = M1/N2 = N1/N2, ये बराबर हो गया, मतलब L1 लाइन पैरेलल है किसके? L2 के। लेकिन यहां क्या करा हमको? परपेंडिकुलर ना, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए, हमेशा याद रखें, पैरेलल के लिए। क्या? चलिए 59, जी हाँ 59 कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, अच्छा चल अभिलंब का और प्लेन पर। अरे भैया प्लेन जो है 7x + 4y - 2z + 5 = 0, यही ना प्लेन है जी। और इस पर लंब बताना है, लंब का डायरेक्शन रेशियो बहुत आसान है भाई, 7 4 - 2 पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है 7 4 5,
और तीसरा ऑप्शन है बंधु 742, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका 4 - 2 और 5, ठीक है। तो अब बताना है, अरे बस आपको तो पहले से पता है कि कोई भी प्लेन रहता है, उस प्लेन का जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन के कोफिशिएंट में छुपा रहता है इसका नॉर्मल। जी हाँ, नॉर्मल का क्या छुपा रहता है? डायरेक्शन रेशियो। तो कौन होगा डायरेक्शन रेशियो? जी हाँ, यही देखिए कोफिशिएंट, यही ना गुणांक ABC। बोलिए कितना आसान है। अर्थात प्लेन के इक्वेशन में छुपा हुआ है, तो हम काहे इधर उधर ढूंढेंगे, है ना। जब हमारे पास आए तो A कितना है? 7, देखिए 7, B कितना है? 4, C कितना है? -2। अरे देखिए 7, 4, -2, देखिए चोर कहाँ गया? ऑप्शन ए, है ना। जहाँ अर्थात कोई भी प्लेन है तो प्लेन के ही इक्वेशन में, है ना, x, y, z का जो कोफिशिएंट होता है उसका वही होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल तो बच्चों कई हो सकता है ना, सब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यही होता है बच्चों, है ना। क्लियर है? समझ गए? चलिए आइए देखिए आ गया, जहां जो हमने पहले ही कंसेप्ट दे दिया था। जहां दो लाइन अगर पैरेलल हो तो क्या होता है? जहां 60 नंबर हमारा प्रॉब्लम वही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, जहां क्वेश्चन नंबर 60 जो है वही प्रॉब्लम है। कहता है, जहां ये देखिए कहता है द लाइन है L1। चलिए इसमें शॉर्ट में ही कर दें। L1 का डायरेक्शन रेशियो है ये L1 M1 N1, और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है L2 M2 N2, ठीक है। कहता है L1 पैरेलल हो तो L2 के लिए, इसके लिए कौन सा कंडीशन होगा? बताइए, बताने की जरूरत है आपको। रेशियो बराबर होना चाहिए L1/L2 बराबर किसके? M1/M2 बराबर किसके? N1/N2। जी हाँ, जब समानांतर हो तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होता है बंधु, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा, है ना। जी हाँ, बी ऑप्शन होगा। बताइए, चलिए 61 अब हम लोग प्रवेश करें। 61 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम आपका आया हुआ है। कहता है इफ एनी लाइन मैक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ द कोऑर्डिनेट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसके साथ बनाता है बंधु? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, है ना। तो बताइए कि कौन सा ये रिश्ता होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। और तीसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। और चौथा ऑप्शन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा। जल्दी से बताइए आप लोग, जहां जल्दी से बताइए। ए बंधु कहता है, जानी रहे क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक लाइन जो एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो आपको पता है ना कि डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा होता है, m बराबर कॉस बीटा हो गया, और n बराबर क्या हो गया? कॉस गामा, ठीक है। अर्थात L M N डायरेक्शन कोसाइन है, तो तीनों में क्या संबंध होता है? तीनों को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाता है? 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1। अच्छा, इसी को साइन में बदल लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। वो एक 1 काट दीजिए, 1 1 2, और ये तीनों को उधर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2।
तो जी हाँ, हमेशा मेमोरी में रखें, अगर कॉस के साथ रिलेशन रहता तो उसका सम 1 होता, और साइन के साथ रिलेशन है तो उसका सम क्या होगा, 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, तो सी ऑप्शन, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। जी हाँ, ये आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए, आइए 62 देखिए, कहता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू मतलब पास कर रहा है, पासेस थ्रू मतलब पास कर रहा है किससे भाई, तो भैया A00 से, B0 से एंड C00C से। तो बताना है कि इसका कौन सा इक्वेशन होगा, ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है भाई ax प्लस by प्लस cz बराबर 1, और तीसरा ऑप्शन है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन है, सॉरी ये 0 है, और चौथा ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है भाई 1। बताइए कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। पहले तो आपको ये पता है ना कि ये 3 पॉइंट रह कहां सकता है, नहीं ये देखिए YZ 0 है, माने x पर है पॉइंट A00, मतलब ये ओरिजिन से ये दूरी हो गया ये, और ये y एक्सिस पर होगा, कहे यहां आपका 0B0 है, ठीक है। अच्छा ये देखिए XY 0 है तो माने C एक्सिस पर, सॉरी Z एक्सिस पर होगा, Z एक्सिस पर 00C, ठीक है। अब तीनों को मिला दीजिए, तो ये देखिए प्लेन को दर्शा रहा है कि नहीं, तो जी हाँ ये तो एक तरह से हो गई। अब बच्चे ये x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट हुआ, y एक्सिस पर B हुआ और z एक्सिस पर C हुआ, मतलब ये हुआ कि प्लेन जो है x पर A पोर्शन बनाती है, माने प्रोजेक्शन होता है, y एक्सिस पर B प्रोजेक्शन होता है और z एक्सिस पर C प्रोजेक्शन होता है। तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर कितना 1। जी हाँ ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जी हाँ ये भी हो गया कि 3 बिंदु ये तीनों से पास करेगा तो प्लेन का इक्वेशन ये होगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म के द्वारा भी आप कह सकते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होना चाहिए ना। जी हाँ फटाफट जवाब दें, जी हाँ फटाफट, हमसे पहले आप जवाब दे के बैठे हैं। जी हाँ अब बताइए, कहता है एंगल बिटवीन द प्लेन। जी हाँ एंगल बिटवीन द प्लेन क्या है प्लेन भाई, पहला प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6, और दूसरा प्लेन है ओ अच्छा दोनों प्लेन के बीच एंगल बताना है। तो कितना आसान है बंधु, 2z बराबर 7। बताइए कि क्या होगा दोनों के बीच एंगल। तो रे बच्चों ये बताओ तुम लोग कि दो प्लेन के बीच, दो सतह के बीच, ये देखिए एक सतह ये है और एक सतह ऊपर है, क्या दो सतह के बीच आप एंगल कैसे निकालते हो भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों दो सतह, ध्यान देना है, देखिए दो सतह है, ये देखिए ये दो सतह है, दोनों के बीच एंगल निकालना है तो दोनों के नॉर्मल के बीच एंगल निकालना होता है। किसके बीच, नॉर्मल के बीच। और नॉर्मल तो आपको पता ही है, देखिए दोनों प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। देखिए पहला प्लेन का होगा 2 माइनस 1 और 1, आपको पहले बता दिए हैं कि जी हाँ इक्वेशन में ही छुपा रहता है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का। दूसरे प्लेन में 1 1 2, ठीक है। अब देखिए दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपको पता चल गया, तब तो एंगल निकाल ही सकते ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, मतलब 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 1 और 1 गुना 2, ठीक है। अब बाय कितना भाई, रूट ओवर पहला नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 स्क्वायर 1 माइनस 1 पर स्क्वायर 1 है ना, होगा 1, ठीक है। अब फिर दूसरे पर बताओ रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब मॉडुलस दे दीजिए। देखिए माइनस 1 पर स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट 1 लिख दिए। अब बताइए 2 2 4, 4 में 1 गया 3, और यहाँ देखिए 4 4 2 6 रूट 6 इंटू रूट 6, 3/6 हो गया, 3 दूनी 6 मतलब 1/2। कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना बंधु, थीटा बराबर 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री नहीं, थीटा बराबर सॉरी देखिए प्लस 1/2 ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये ऑप्शन नहीं दिए थे, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन लग रहा है, π/3 60 डिग्री, जी हाँ। तो सी ऑप्शन होगा, जी हाँ सी। हमको लगा -1/2, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो माइनस होने का कोई विचार ही नहीं है। तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए cos थीटा बराबर मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मॉड। यही होता है ना भाई, यही होता है ना। चलिए समझ गए, जी हाँ 3D सबका जबरदस्त सब प्रॉब्लम है। अब आइए हम लोग देखें बच्चों 63 तो हम लोग देख चुके हैं, 64, जी हाँ 64। आइए 64 देखें, कहता है द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लान, जी हाँ 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 ऑन एक्स एक्सिस। ओ बंधु, एक्स एक्सिस पर बताना है इंटरसेप्ट क्या होगा, जी हाँ एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताना है। पहला ऑप्शन है 5/2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है 4। जल्दी से जवाब दें कौन सा हो सकता है, क्योंकि अभी तुरंत है ना हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में देखे थे, जी हाँ 62 में, जी हाँ 62 में इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5। ये कहता है कि बताइए कि यह प्लेन x एक्सिस को कितना पर इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब ये a चाहिए। तो आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो 5 देख रहे हो ये 5 से भाग दे दो, 5 से इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है तो 5 से भाग दे दो, बिल्कुल। मतलब जो भी कांस्टेंट होगा राइट साइड उसी से डिवाइड कर दो, तो उसी से डिवाइड कर दिया। अब बताइए इस 2 को भी नीचे ले आओ, तो x/5/2 y/5 और ई भी माइनस को यहां प्लस बना दो, इस माइनस को इसके साथ ले आओ। कहे बीच में प्लस होना चाहिए, बराबर कितना 1 हो तो गया। x/a के जगह पे कौन बैठा है 5/2, b के जगह पे कौन बैठा है 5 और c के जगह पे कौन बैठा है भाई -5। मतलब x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है 5/2, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है 5 और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है -5। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो पहला ऑप्शन आपका 5/2, क्योंकि आपको क्या चाहिए x एक्सिस पर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, x एक्सिस पर। क्लियर है, जी हाँ क्लियर है। चलिए बहुत ही जबरदस्त था। चलिए 65 जी हाँ, कहता है द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ओहो बंधु, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताना है z बराबर 0। पहला ऑप्शन y बराबर 0, z बराबर 0 दोनों दिया है भाई, और x बराबर 0, और डी ऑप्शन दिया है z बराबर 0 x बराबर 0। बताइए आप लोग क्या होगा।
तो जरूर आप लोग बता सकते हैं, आपको हमने पहले ही बताया था, याद कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्सिस का हमको चाहिए, एक्स एक्सिस पर मैंने कहा था कि वाई और जेड क्या होता है, जीरो। वाई और एक्स होगा, वाई जेड जीरो, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा वाई बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो। देखिए इक्वेशन वही होता है जो हमेशा हमेशा हर जगह काम करे। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं भी जाइएगा तो आपका वाई और जेड जीरो होगा। बताइए वाई एक्सिस पर क्या जीरो होगा, तो आप समझ गए होंगे एक्स जीरो और जेड जीरो। और जेड एक्सिस पर क्या होगा, तो भैया एक्स जीरो और वाई जीरो। क्लियर है। और इसका तो आपको पते है जेड बराबर जीरो, इस प्लेन का वाई जेड प्लेन का एक्स बराबर जीरो एंड जेड एक्स प्लेन का वाई बराबर जीरो। तो आपका ऑप्शन लेना है वाई एक्सिस का ना, तो वाई एक्सिस का एक्स बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो। देखिए ऑप्शन हो गया आपका डी, है ना। ऑप्शन क्या हो गया भाई, डी। समझ गए, जी हाँ। चलिए आइए, जी हाँ, हम लोग 65 अब क्रॉस कर गए। आइए 66 देखें बच्चों, 66 देखें। 66 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। बोलिए, अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, बताइए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए 1 0 0। देखिए आपका पहले ऑप्शन लग गया, 0 1 0 नहीं होगा, 0 0 1 नहीं होगा और 1 1 1 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या बोले थे, जो एक्स पर होता है वह 1 होगा। तो एक्स पर 1 एक्स एक्सिस ना होता है, एक्स पर एक्स ही होता है, तो 1 0 0 है ना। चलिए 67, जी हाँ 67 बहुत ही जबरदस्त, जी हाँ बहुत ही जबरदस्त। बनाइए, आप लोग तैयार हो जाइए बनाने के लिए। 2x + 5y - 6z + 3 = 0 0 इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब प्लेन का इक्वेशन है बंधु, बहुत अच्छा। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल, अच्छा पैरेलल टू द गिवन प्लेन। जहां दिए हुए प्लेन के पैरेलल हो, ऐसा आपको जवाब देना है बंधु। तो चलिए 3x + 5y - 6z + 3 = 0। सेकेंड ऑप्शन है भाई 2x - 5y - 6z + 3 = 0। थर्ड ऑप्शन है भाई 2x + 5y - 6z + k = 0। एंड फोर्थ ऑप्शन, जब आपको कुछ नहीं मिले तो नन ऑफ दीज मारना है। तो कुछ क्यों नहीं मिलेगा, जहां जरूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस एक ही दिमाग में आप रख लो बंधु, बस मैं बार बार जहां कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाता हूं भाई, तो निश्चित तौर पर ये लाइक तो बनता है और साथ साथ शेयर भी बनता है बच्चों। जी हाँ, आपको और आपके अगले जनरेशन को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन मारने वाला सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन हो रहा है। तो निश्चित आपको तो फायदा करेगा ही, साथ साथ आपके जो जूनियर हैं उसको भी फायदा करेगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखें, तो निश्चित तौर पर अपने मित्रों के साथ यह क्लास शेयर करें, है ना। और साथ साथ जो भी जी हाँ इस
चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहता है वह निश्चित तौर पर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे हम लोग जाने इसके बारे में। देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन का मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अरे डी इधर आए लेफ्ट, डी राइट आए, कोई टेंशन नहीं है ना। अब इसके पैरेलल आपको इक्वेशन लिखना है, तो जान लीजिए सब कुछ वही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट सेम रहता है, बट बदल क्या जाता है बंधु, तो बस कांस्टेंट बदल जाता है, बस और कुछ नहीं बदलता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। तो आप हूबहू देख लीजिए कहां है भैया, क्या 2x है? नहीं बंधु, यहां तो दिख रहा है 2x। अरे ये भी नहीं, कहे सबको देखना है, सब देखना है, एक भी मिस हुआ गड़बड़। जहां फिर तीसरा देखिए 2x 5y प्लस माइनस 6z। अरे यार ये तो कन्फर्म पता चल गया। जहां देखिए कांस्टेंट में उसको पता नहीं था तो के दिया, जहां मुझे भी पता नहीं है तो के देंगे। के से कोई दिक्कत नहीं है, के कुछ भी हो सकता है, बट ये देखिए x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट बिल्कुल हूबहू मिलना चाहिए मेरे यार। ये ट्रिक अगर मेमोरी में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं। किसके लिए? पैरेलल प्लेन के लिए, जहां पैरेलल प्लेन के लिए, ठीक है। चलिए आइए, जी हां 68 देखिए आज का जो हम लोगों का जज्बा है वह बिल्कुल डिफरेंट जज्बा है। आइए बिल्कुल 68 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश बराबर 0 एंड a1x प्लस b1 ax प्लस by प्लस cz कोफिशिएंट सेम ही है, बराबर d बराबर 0। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, मॉड d माइनस डी डैश बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी हाँ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है भाई d प्लस डी डैश बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है भाई d बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड चौथा ऑप्शन है भाई नन। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अभी तुरंत आपका कंसेप्ट हम क्लियर किए थे। देखिए ये प्लेन है भाई, इस प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश बराबर क्या है 0। और दूसरा प्लेन जो है उसका भी कोफिशिएंट सेम है, मतलब इसके पैरेलल है बंधु। इसका इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसलिए पकड़ लिया क्योंकि एक्स वाई जेड सेम है ना, सिर्फ बदला क्या कांस्टेंट। जी हाँ, पैरेलल जब रहता है तो इन दोनों के बीच अगर आपको डिस्टेंस निकलना है तो बच्चों देखिए दो प्लेन अगर पैरेलल होता है तो उसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी हाँ दोनों के बीच क्या होता है डिस्टेंस निकालो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात बराबर होता है। तो मेरे यार एक बात याद रखिए, आपको कुछ करनी नहीं है, सीधा सीधी दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस कर दीजिए। मतलब d माइनस डी डैश कीजिए या d डैश माइनस डी कीजिए, कोई फर्क नहीं। तो चलिए d माइनस डी डैश कर दिया, ठीक। उसमें आपको मॉडुलस लगा देना है। क्यों लगा देना है मॉडुलस? क्यों लगा देना है? क्योंकि आपको हमने क्या बोला, इसको पहले रखिए इसको बाद में रखिए, कोई फर्क नहीं। बट इसको पहले रखिए इसको बाद में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं। मॉडुलस लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव का डिफरेंस रहेगा और लेंथ जो है कभी निगेटिव होता नहीं है, मॉडुलस लगा दीजिए। अब बाय रूट ओवर, जहां ये जो देख रहे हो एक्स वाई जेड दोनों का तो एक ही होता है, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके निकाल लो। जहां इसका मतलब है क्या हुआ d2 माइनस d1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यही हो जाता है भाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, नहीं ए ऑप्शन। जहां 68 क्लियर है? जहां क्लियर है
चलिए 69, जी हाँ 69, चलिए 69 देखते हैं, 69 का देखते हैं। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन, जी हाँ कहां से भाई, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से। या क्या होगा ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है -2 एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई 11। अरे भैया इसी कलाकार का तो है बात है जे ना, कहता है ऑरिजिन से, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से इस पर डिस्टेंस निकालना है प्लेन पर। अरे बिल्कुल आराम से, आपको कंसेप्ट तो देवे किए थे। ये है ऑरिजिन 0 0 0 है ना, और ये प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन क्या है भाई, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। इसका एक्सप्लेनेशन हम करवे किए थे, लंब की लंबाई चाहिए, यही ना। तो बच्चों क्या बोले थे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को प्लेन के x y z के प्लेस पर रख देना है भाई। तो 2 गुना 0 माइनस 3 गुना 0 6 गुना 0 अब प्लस 14। अब बाय क्या बोले थे, अरे रूट ओवर ए बी एंड सी का स्क्वायर का सम, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा बंधु, तो 9 हो जाएगा, छछा के 36 हो जाएगा। अरे कितना, 2 दूनी 4 कर दीजिए डायरेक्ट, मॉडुलस लगा दीजिए, समझा। एक्स वाई जेड के प्लेस पर जिस पॉइंट से आप गिरा रहे हो, एक्स के जगह पे, वाई के जगह पे, जेड के जगह पे रख डालो और नीचे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। ए भैया 0 0 0, ये हो गया 14 और 36 4 40 49 49 का 7 7 दूनी 14। देखिए कितना रिजल्ट हो गया भाई, 2 हो गया। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, बी ऑप्शन होगा। जी हाँ, आपके पास रिजल्ट होगा तो आप चुटकियों में, जी हाँ चुटकियों में इसको बना सकते हैं बच्चों। जी हाँ, आइए आइए अब देखें हम लोग 70, जी हाँ 70। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। जी हां 70 नंबर पर देखें, अर्थात धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य की ओर, जी हां लक्ष्य की ओर है ना जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कहता है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द, देखिए अब जाके ये रिजल्ट पूछा, फॉर्मूला पूछा। बहुत अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिए हैं भाई, जिसका यूज हम लोग कई बार कर चुके हैं। ड्रॉन फ्रॉम, जी हां ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट कहां से बंधो, तो x1 y1 z1, ठीक है, और टू द प्लेन, टू द प्लेन, जी हां प्लेन पर, प्लेन पर, प्लेन क्या है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बोलिए बोलिए, अरे कलाकार आदमी है आप लोग, जो है ना पट से बना देंगे। ये देखिए x1 y1 z1 है ना, और ये प्लेन पर लंब गिराया जा रहा है, और ये प्लेन का इक्वेशन कितना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। बोलिए क्या सिखाए हैं, ये देखिए लंब गिराए हैं, क्या बताए थे, बोलिए बिल्कुल बना लिए होंगे। जी हाँ ऑप्शन दिख गया होगा, मैंने क्या बोला था, एक्स वाई जेड के जगह पे वो पॉइंट रख दो, भैया रख देंगे ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 अब प्लस डी, और नीचे में क्या बोले थे, अरे एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का जोड़ लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रूट भी लीजिएगा और मॉडुलस। ये देखिए, बोलिए यही लंब की लंबाई है। अरे ऑप्शन सी नजर आ रहा है। चलिए कोई भी ऑप्शन हो, रिजल्ट तो यही होगा ना। जी हाँ रिजल्ट यही होगा, रिजल्ट यही होगा, है ना, रिजल्ट यही होगा। क्लियर है, जी हाँ रिजल्ट यही होगा। आइए आइए अब हम लोग 71 में प्रवेश करें। 71, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 71, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। जी हाँ कोऑर्डिनेट चाहिए, किसका भाई,
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट किसका भाई? तो 2 3 4 एंड 8 -3 8 बताना है। मिड पॉइंट, बोलिए कितना आसान है। अरे मिड पॉइंट तो देखिए 2 पॉइंट है, एक 2 3 4 और दूसरा पॉइंट क्या है 8 -3 8 और इसका मध्य बिंदु। जी हाँ, अरे कौन नहीं जानता है। अरे भैया दोनों को जोड़िए, 2 से भगा दीजिए, 2 और जोड़ 2 8, 2 जोड़ 8/2 और 3 जोड़ -3/2 और 4 + 8/2। जल्दी से बताइए, 8 2 10/2 5, ये 0 और ये 4 4 12 6 हो गया, मतलब 506। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए? अरे भैया ऑप्शन डी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? समझ गए? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का, जी हाँ, आज का जो मकसद था वह महासंग्राम की तरह मकसद था, क्योंकि आप लोगों को हम 100 मैंने 200 तक पहुंचाना चाहते थे, बट बहुत सारा आपका समय है ना इसके माध्यम से लगा। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग 200 निश्चित पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जज्बे और नए जुनून के साथ। और साथ साथ ये अगला क्लास हम लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और महासंग्राम होने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से और साथ साथ अपने मित्रों के साथ यह शेयर भी करें, जहाँ और साथ साथ सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।